अगर आप रूस का मैप देखें तो एक चीज बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है और वो है उसका बड़ा साइज। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो 11 टाइम जोन्स और 2 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। नॉर्थ में बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर कजाकिस्तान के रेगिस्तानों तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर ईस्ट में पैसिफिक ओशन तक। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के नक्शे पे छाया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस की 80% आबादी सिर्फ 20% एरिया पर रहती है और बाकी तकरीबन पूरा मुल्क खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों? इतने ताकतवर मुल्क के पास इतनी खाली जमीन क्यों है और रूस का कुछ हिस्सा रहने के लिए आसान और बाकी इतना मुश्किल क्यों है? ये समझने के लिए हमें रूस की जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि रूस के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप रूस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज नजर आएगी। यूरोपियन रशिया सिर्फ 23% एरिया पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर रशिया की 80% आबादी रहती है, जबकि एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहते हैं, 75% एरिया पर फैला हुआ है और ये मोस्टली खाली पड़ा है। रूस का कैपिटल मॉस्को भी यूरोपियन रशिया में ही है और सेंट पीटर्सबर्ग भी, जो रशिया का कल्चरल हब है। रशिया का ज्यादातर रेल रोड नेटवर्क, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न साइड पर है। लेकिन आखिर रशियन ईस्टर्न साइड पर ही क्यों आबाद हुआ? यह समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। शुरू में रूस इतना बड़ा नहीं था जैसे आज है। उस वक्त इस एरिया में छोटी छोटी स्लेविक कम्युनिटीज थी, जिन्हें आज वेस्ट रशिया और यूक्रेन कहते हैं। ये कम्युनिटीज रिवर के पास थी और यहाँ जमीन भी फर्टाइल थी और मौसम भी काफी अच्छा था। लेकिन यूरल माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ हालात बेहद खराब थे। जब रशियन एम्पायर ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो उसने लोगों को ईस्टर्न साइड पर आबाद करने की कोशिश की, मगर वहाँ जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि साइबेरिया अपने शदीद ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अब यूरोप में जैसे नदियों के इर्द गिर्द आसानी से शहर बन गए थे, साइबेरिया में ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सख्त सर्दी थी और उगता भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दौर में चीजें बदलना शुरू हुई। जब सोवियत यूनियन 20th सेंचुरी के शुरू में पावर में आई तो उसके लीडर्स ने डेवलपमेंट और आबादी को ईस्टर्न साइड पर फैलाने का प्लान बनाया, स्पेशली साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया में। लेकिन लोगों की मर्जी पूछने के बजाय गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती वहां भेजना शुरू कर दिया। जोसेफ स्टालिन की हुकूमत में 1920 से लेकर 1950 तक लाखों लोगों को ईस्टर्न साइड पर भेजा गया। लेकिन इनमें से कुछ तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का इल्जाम था, और कुछ तो सिंपल शहरी थे जो वहां पर मजदूरी के लिए भेजे गए थे। और कुछ लोगों को गुलगास भेजा गया था, जो ठंडे इलाके में मौजूद प्रिजन कैंप्स थे। इन कैंप्स में जिंदगी बहुत सख्त थी। लोगों से जबरदस्ती सख्त सर्दी में माइनिंग्स, जंगलों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाता और थोड़ा सा खाना और रहने की जगह दी जाती। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न साइड पर नए शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए, और ये सेंटर्स ऑयल फील्ड्स, कोल माइंस और मिलिट्री बेसिस के करीब थे। इसका मकसद यही था कि साइबेरिया के रिसोर्सेज को सोवियत इकोनॉमी के लिए यूज किया जा सके और वहां पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल भी मजबूत हो जाए। इस दौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो 1916 में कंप्लीट हुआ, और ये ट्रैक वेस्ट में मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक जैसे पोर्ट सिटी तक बिछाया गया था, जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से ज्यादा है, और इसका मकसद है कि रूस के ईस्टर्न इलाकों को वेस्टर्न एरियाज के साथ जोड़ा जा सके। ये उस वक्त का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे कामयाबी हासिल हुई, और इससे साइबेरिया के इलाकों को कुछ हद तक खोलने में मदद भी मिली। लेकिन इसके बावजूद ज्यादा रूसी वहां आबाद नहीं होना चाहते थे। नए शहरों और रेलवे के बावजूद सिर्फ चंद ही लोग उन इलाकों में रहने को तैयार थे, और इसकी सबसे बड़ी और नेचुरल वजह यह थी कि रशिया का वेस्टर्न हिस्सा रहने के लिए बहुत अच्छा है। यूरोपियन रशिया हमेशा से रहने के लिए सुटेबल रहा है। यहाँ पर मौसम प्लेजेंट है, जमीन फर्टाइल है और फ्लैट भी, जिसकी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना आसान है। रशिया के इस यूरोपियन पार्ट में, स्पेशली ब्लैक अर्थ बेल्ट वाले रीजन में, जमीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल पट्टी कर्स्क, वोरोनोस्क, बेलगरोड जैसे इलाकों तक फैली हुई है। ये गंदम, जौ और सनफ्लावर की फसलों के लिए बेहतरीन मानी जाती है, और इसलिए रशिया का 70% अनाज इसी ब्लैक अर्थ रीजन में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह यहाँ के बड़े दरिया जैसे कि वोल्गा, जो कि यूरोप का सबसे लंबा दरिया है, और नायर, ये दोनों हिस्टोरिकली ट्रेड के लिए यूज होते रहे हैं। वोल्गा 11 से ज्यादा रूसी शहरों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनमें कजान, निजनेय, नोवगोरोड, वोल्गा ग्रेड शामिल है, और ये फाइनली कैस्पियन सी में जाकर गिरता है। इसी तरह एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत हेल्प करता है। ये एरिया यूरोप के काफी करीब भी है, जिसकी वजह से इसे वहाँ के ट्रेड, कल्चर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस मिलती है। रशिया के 2 सबसे इम्पोर्टेंट शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों वेस्टर्न साइड पर ही हैं।
और इन दोनों में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। इन शहरों में अच्छी सड़कें, हेल्थ केयर सिस्टम, जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई क्वालिटी एजुकेशन है। रूस के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी यही हैं, जिसकी वजह से रशिया के सारे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। इवन सोवियत यूनियन के दौर में भी इधर वेस्टर्न साइड को प्रेफर किया जाता था। रशियन एलिट्स, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल शामिल थे, वो इधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते थे। सोवियत यूनियन की सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं शहरों को जाती थी और ये पैटर्न आज भी है। आज भी मॉस्को में एवरेज सैलरी रशिया की नेचुरल एवरेज सैलरी से डबल है। इसी वजह से रूस में आज आपको एक क्लियर डिवाइड दिखेगा। वेस्टर्न एरिया इकोनॉमी और पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, जबकि साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया का हिस्सा उससे बहुत पीछे है। और इसकी वजह है ईस्टर्न साइड पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। साइबेरिया अपने ठंडे मौसम की वजह से जाना जाता है। जैसे अगर आप याकुत्स्क को देखें, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, तो वहाँ टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। दरिया जमे रहते हैं और गर्मियाँ बेहद छोटी होती हैं और उनमें भी मच्छर जिंदगी जीना मुश्किल बना देते हैं। यहाँ शहर बहुत कम है और उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। यहाँ जंगल है, पहाड़ हैं और जमी हुई ज़मीन है। सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है और ना ही यहाँ कोई खास एग्रीकल्चर है। लेकिन इस खालीपन के बावजूद साइबेरिया नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। इसमें रशिया के सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे रिसोर्स रिच एरियाज में से एक माना जाता है। ऑफिशियली एस्टिमेट के मुताबिक रशिया के 80% नेचुरल गैस और 70% ऑयल साइबेरिया से ही आता है, बल्कि यूरोप को मिलने वाली गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ साइबेरिया से ही आता है। इसी तरह साइबेरिया में एक और नेचुरल वंडर भी है, वो है लेक बेगोन। ये कोई आम लेक नहीं, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1600 मीटर्स तक है। और इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया के 20% फ्रेश वाटर रिजर्व सप्लाई यहीं पर है। इसी तरह रशिया के 40% कोल्ड रिजर्व भी साइबेरिया में ही है। और इसके अलावा यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की बहुत बड़ी माइंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, इयरकस में मौजूद सुखोई लॉक गोल्ड डिपॉजिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनलॉक्ड डिपॉजिट रिजर्व ऑन अर्थ, जहाँ पर 450 टन सोना मौजूद है। ये इलाका यूरेनियम में भी काफ़ी अमीर है और यही रूस को दुनिया का 5वें सबसे बड़ा यूरेनियम पैदा करने वाला मुल्क बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि इन रिसोर्सेज को ज़मीन से निकालना बहुत महंगा पड़ता है। अब जैसे आर्कटिक का एरिया, यहाँ सख्त सर्दी होती है और बर्फ़ इतनी है कि ज़मीन तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। और फिर यहाँ पर रोड्स भी नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स पहुँचाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ से ऑयल निकालना मिडल ईस्ट या अमेरिका जैसे मुल्कों से ऑयल निकालने से बहुत ज़्यादा महंगा और मुश्किल काम है। इतनी टफ कंडीशंस की वजह से जो भी लोग साइबेरिया में रहते हैं वो मोस्टली वो होते हैं जिनकी ऑयल, गैस या माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब हो। इधर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ शहर दूर दूर तक नहीं है और फिर बीच में जंगल है, पहाड़ है और बर्फ़ भी है। इसके अलावा मौसम भी बेहद ठंडा है, इसलिए जब जॉब खत्म हो जाती है तो लोग इस इलाके को छोड़ देते हैं और इसीलिए आपको साइबेरिया में बहुत से घोस्ट हाउस भी नजर आएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को मुफ्त जमीन, कम टैक्सेस और इवन पैसों का लालच भी देने की कोशिश की ताकि वो ईस्टर्न साइड पर जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। वजह सिंपल है, यहाँ सख्त सर्दी है, शहर दूर है और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और इवन इंटरनेट भी मुश्किल से मिलता है। लाइफ इज जस्ट टू डिफिकल्ट हियर। इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न की एक और वजह यह भी है कि रशिया की गर्म समुद्रों तक लिमिटेड एक्सेस है और ये चीज़ इनकी इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री के लिए हमेशा से एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। रशिया की ज़्यादातर कोस्ट लाइन या तो सारा साल जमी रहती है या फिर ग्लोबल शिपिंग रूट से बहुत दूर है। रशिया की नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है, लेकिन ये समुद्र साल में 9 महीने तो जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गो के क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ आर्कटिक सी लेन्स खुली है, मगर फिर भी यहाँ पर शिप्स के जरिए गुजरना खतरनाक और महंगा काम है। रशिया का ईस्टर्न हिस्सा पैसिफिक ओशन को टच करता है और वहाँ व्लादिवोस्तोक जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, लेकिन असल प्रॉब्लम डिस्टेंस है। व्लादिवोस्तोक मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर है और साइबेरिया के बिल्कुल दूसरी तरफ है। अब व्लादिवोस्तोक है तो वार्म वाटर पोर्ट, लेकिन सर्दियों में यहाँ भी पानी अक्सर जम जाता है और फिर सिर्फ आइस ब्रेकिंग शिप्स के जरिए ही यहाँ से गुजरा जा सकता है। इसलिए ये पोर्ट इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन रशिया इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता। रशिया के पास सबसे ज़बरदस्त समुद्री एक्सेस ब्लैक सी में स्वेटोपोर्ट के थ्रू है, लेकिन यहाँ भी एक मसला है। मेडिटेरियन सी तक पहुँचने के लिए रशियन शिप्स को बास्फोरस और डार्डिनल स्टेट से गुजरना पड़ता है। ये दोनों स्टेट टर्की के कंट्रोल में है, जो एक नेटो कंट्री है। नेटो के साथ वॉर की सूरत में टर्की ये जोक पॉइंट्स ब्लॉक कर सकता है, जिससे उसकी अटलांटिक ओशन और ग्लोबल ट्रेड रूट्स का एक्सेस खत्म हो जाएगी। इसी गर्म पानी को एक्सेस की वजह से रशिया की ज़्यादातर आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री
इन्हीं एरियाज में है, लेकिन रूस का यही खालीपन उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। ईस्टर्न रशिया एक कमजोरी लगता है क्योंकि यहाँ इतनी थोड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ खाली जमीन रूस को एक जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज देती है। ये इतनी बड़ी खाली जमीन रूस के लिए एक बफर जोन बन जाती है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन ईस्टर्न साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसे कई 100 किलोमीटर तक फैले हुए जंगल, दरिया और पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर वो रशिया के बड़े शहरों के करीब पहुंच सकेगा। इस तरह रूस को वक्त मिलता है कि वो अटैक के जवाब को अच्छे से प्लान कर सके। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, हिस्ट्री में ऐसा हो भी चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर वेस्टर्न साइड से अटैक किया। जर्मन फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सोवियत आर्मी जानबूझकर पीछे हट गई और इतना अंदर चले गए कि जर्मन आर्मी की सप्लाई लाइंस टूट गई। ऊपर से यहाँ सख्त सर्दी है तो जर्मन फौजी थकने लगे। ऐसे में सोवियत फौजियों ने इकट्ठे होकर हर तरफ से अटैक किया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। यही स्ट्रेटजी आज भी यूज हो सकती है, क्योंकि रशिया की ज्योग्राफी बाहर से आने वाले किसी भी आर्मी के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन की ज्यादातर मिलिट्री बेसिस और रेडार सेंटर्स इधर साइबेरिया में ही थे। ये अड्डे जानबूझकर इधर बनाए गए थे ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो सके। और सिर्फ यही नहीं, इसी साइबेरिया में बॉम्बर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी छुपाए गए ताकि कोई यहाँ तक पहुँच ना सके। तो गो के ईस्टर्न रशिया खाली नजर आता है, लेकिन यही खालीपन रूस को सांस लेने की जगह देता है, दफा के लिए वक्त देता है और अपने सबसे ताकतवर हथियारों को छुपाने की गुंजाइश भी देता है। 80% रशियंस सिर्फ 20% एरिया में क्यों रहते हैं? इट्स बिकॉज नेचर मेड द वेस्ट मोर लिवेबल एंड ईस्ट मोर चैलेंजिंग।